हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सुनीता है। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। मैंने इंग्लिश से एमए किया था और शादी के बाद मैं अपने सास ससुर के साथ रह रही थी, क्योंकि मेरा पति लंदन की एक अस्पताल में जॉब करता था। मेरी शादी को 15 साल गुजर गया था। मेरी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम पायल था। उसकी उम्र 14 साल थी। मेरा पति 2 साल बाद हिंदुस्तान आया और 3 महीने बाद ही वापस चला जाता था। मेरे सास ससुर को घर बैठने की आदत नहीं थी। वह रोजाना शाम को कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे और मैं अपनी बेटी के साथ अकेली घर में होती थी। मेरी सास ने मुझ पर इतनी सख्ती कर रखी थी कि मुझे कहीं आने जाने की अनुमति नहीं देती और ना मैं अपने पसंद के कपड़े पहन सकती थी, ना ही कहीं आ जा सकती थी। अगर मैं कभी कभी अच्छे से तैयार भी हो जाती तो मेरी सास मुझे बातें सुनाती कि तेरा पति तो यहाँ है नहीं, तू आखिर इतना सज सवर क्यों रही है। और तंग आकर मैंने खुद को सजना संवारना ही छोड़ दिया। बस सादे कपड़े में दिन भर घर से इधर से उधर घूमती रहती। यह 15 साल यूं ही बेरंग से गुजर गए थे। मैं अब बहुत तंग आ चुकी थी। मैं रोज पति के से झगड़ा करती कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं यहाँ कैदियों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती और ना ही तुम्हारी माँ को रोटियां बनाकर खिला सकती हूँ। मैं किसी दिन जहर खाकर अपनी जान ले लूंगी। मेरा पति फोन पर ही मुझे 100 बातें सुनाना चालू कर दिया और कहता कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, लेकिन अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो सारी जिंदगी मेरे माँ बाप की सेवा करनी होगी, वरना मैं जब चाहूँ तुझे तलाक देकर अपने घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। मैं क्या करती, रो रो कर चुप हो जाती और अपनी बेटी पायल से ही अपना दिल बहलाती रहती। मगर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरा पति हिंदुस्तान आया और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें और पायल को अपने साथ लेने आया हूँ। हमारी बेटी की वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम कुछ दिनों में ही करोड़पति हो जाएंगे। वह बहुत खुश भी था और परेशान भी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह चक्कर क्या है। उस इंसान ने तो कसम खाई थी कि वह मुझे तलाक दे देगा, मगर कभी भी अपने साथ लंदन नहीं ले जाएगा। फिर आज इसे क्या हो गया था। अब उसे अपने माँ बाप की भी कोई फिक्र नहीं थी। खैर 1 महीने में ही मेरे पति ने हम माँ बेटी के कागजात तैयार करवाए और हम तीनों लंदन आ गए। मेरे पति ने यहाँ पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। हम लोगों ने वहीं पर अपना सामान लगा लिया। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी। पहले दिन हम लोगों ने सामान वगैरह सेट कर लिया। तब मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम पायल का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और तुम यहाँ पर बैठी रहो। नया देश है, नया शहर है, नए लोग हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरे पति अजीब गरीब किस्म की बातें कर रहे थे। मुझे इन बातों से अब डर महसूस होने लगा था। हादसे का जिक्र करना बहुत बुरा समझा जाता है और मैं भी इसी में विश्वास रखती हूँ कि हादसे के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव ख्याल को मन में नहीं लाना चाहिए। खैर रात के 8 बजे थे जब मेरा पति घर वापस आया। मैंने देखा उसके पास खाने पीने का कुछ सामान भी था और एक पोटली थी जो उन्होंने खुफिया तौर पर जाकर कमरे में रख दी। मुझे उस पोटली से कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई बात छुपाई नहीं थी। आज यह पोटली घर में छुपा क्यों रहे थे? मैंने देखा पोटली में छोटी छोटी सी बोतल थी। मैं भी समझ गई थी, लेकिन मुझे उसके अंदर की चीज़ का पता नहीं था कि आखिर उन बोतलों में है क्या, कि वह क्या चीज़ है। खैर मैंने उनसे कुछ भी दिखाने की जिद नहीं की। मैंने सोचा अगर कोई ऐसी बात होगी तो वह खुद मुझे बता देंगे। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। पायल सो चुकी थी।
मेरे पति मुझे अजीब बात कहने लगे कि मुझे पायल की सेहत ठीक नहीं लगती। देखो ना कितनी कमज़ोर हो गई है, चेहरा भी पीला सा हो रहा है, हमें इसका इलाज करवाना चाहिए। मैं हैरान अपने पति की तरफ देखने लगी। क्या हो गया है आपको? सुमित, आपको हमारी बेटी हिंदुस्तान से बिल्कुल ठीक ठाक आई है और उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई कमजोरी है। आप बेकार में बातें बनाकर खुद को और मुझे परेशान मत करें। मेरी बात सुनकर सुमित ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहा कि मैं कल अस्पताल जाऊंगा, देखूंगा कि मेरी बेटी पायल को कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं उसे किसी दवा की ज़रूरत तो नहीं है। मुझे सुमित पर गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, सुमित, आप बेकार में पायल को जानबूझकर बीमार करना चाहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ। पायल मेरी बेटी है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वह बिल्कुल ठीक है। इतने सालों से मैं उसके साथ रहती आई हूँ और उसकी परवरिश करती आई हूँ। एक दिन के लिए वह मेरी आंखों से दूर नहीं हुई। फिर भला मैं कैसे कह दूँ कि वह बीमार है? आपने 2 ही दिन में पहचान लिया कि वह बीमार है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर सुमित को गुस्सा आ गया और वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। मैं हैरान हो रही थी, आखिर सुमित को क्या हो गया है। सुमित का व्यवहार एकदम से बदल सा गया था। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे पति नहीं बल्कि मेरे दुश्मन हो। मैं चुप हो गई थी और मैंने भी सुमित के कमरे में वापस लौटकर आने का इंतजार नहीं किया और चादर लपेटकर सो गई थी। सुबह हुई तो मैंने देखा सुमित पायल से कह रहे थे कि बेटा, अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। मैं जल्दी से पायल के पास गई और उसे सीने से लगाते हुए कहा कि मेरी पायल को कोई बीमारी नहीं है। फिर आप क्यों जिद पकड़े बैठे हैं? अगर उसे कोई बीमारी हो सकती है तो फिर मुझे भी होगी। आप मुझे भी लेकर चलें। मैं किसी भी हाल में पायल को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर सुमित पायल को अस्पताल ले जाएंगे तो मैं भी उन दोनों के साथ चलूंगी। सुमित ने कहा, मुझे अस्पताल के काम के बारे में अच्छा पता है और वहाँ के लोगों की अच्छे से जानकारी भी है, क्योंकि मैं इस अस्पताल में काम करता हूँ। मुझे ज़्यादा पता है या तुम ज़्यादा जानती हो। घर में रहकर बच्चे पालने का यह मतलब नहीं है कि तुम्हें बच्चों की सेहत के बारे में हर एक बात पता होगी। मेरे पति ने यह कहकर मुझे चुप करवा दिया था और पायल को लेकर चले गए। मैं पीछे से पायल की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करती रह गई, मेरी बच्ची को कोई बीमारी ना हो। लेकिन मेरे पति को शक था कि पायल को कोई बीमारी ज़रूर हुई है। 2 बजे तक मैं इंतज़ार करती रही। मेरे पति को 12 बजे आना था, लेकिन शाम के 4 बज गए। मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे अब बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी और इसी चिंता में मैं घर में इधर से उधर चक्कर काट रही थी कि तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सुमित सामने खड़े थे, लेकिन पायल उनके साथ नहीं थी। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, आप मेरी पायल को कहाँ छोड़ आए हैं? पायल को सुमित के साथ ना देखकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। आखिर सुमित पायल को कहाँ छोड़कर आ गए थे? मैंने सुमित से पूछा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर बताते क्यों नहीं मेरी बेटी कहाँ है? तुम इस अनजान शहर में मेरी पायल को कहाँ छोड़ आए हो? मेरा इतना गुस्सा देखकर सुमित ने गुस्से से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़कर आ सकता हूँ? उसका अस्पताल में चेकअप हो रहा है, इसीलिए अस्पताल में छोड़ा है। अब मुझे अपना पति पागल और दिमागी मरीज लगने लगा था। मुझे तो उनके अस्पताल का नाम भी नहीं पता था, वरना मैं उनकी अनुमति के बगैर ही अस्पताल चली जाती और जाकर उन लोगों से कहती कि मेरी बच्ची को छोड़ो, इसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी और सुमित की बात को झुठला भी नहीं सकती थी। मैंने चुप्पी ठान ली। लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल चुका था। रात के 8 बज चुके थे। मैंने पति से कहा कि भगवान के लिए मासूम सी बच्ची को इस तरह अस्पताल में अकेला मत छोड़ो, उसे कोई बीमारी नहीं है। मेरी बच्ची वहाँ अकेली डर रही होगी, अनजान लोग हैं,
वह वहाँ अकेले कैसे रुकी होगी? मुझे उसके पास जाना चाहिए। चलिए आप भी, चलिए हम उसे लेकर आते हैं। अब सुमित को भी उसकी फिक्र होने लगी थी और बोले, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तो एकदम खुश हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी खुद को तैयार किया और सुमित के साथ चल पड़ी। हम दोनों अस्पताल पहुंच गए। मेरे पति जिस अस्पताल में काम करते थे, मैंने उसका पता भी नोट कर लिया। अब मुझे अपने पति पर शक भी होने लगा था। हम लोग अस्पताल पहुंचे तो मेरे पति ने मुझे बाहर ही रुकने का इशारा कर दिया। कहने लगे कि मैं उसे लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वह आए तो पायल उनके साथ ही एकदम तरोताज़ा और पहले से भी ज़्यादा खुश थी। यह देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था और मैंने जल्दी से पायल को गले से लगा लिया। मैंने कहा, पायल बेटा क्या हुआ है? तुम बीमार तो नहीं थी? मैंने उसे सीने से लगाते हुए कहा। वह मेरे गले में बाहें डालकर बोली, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। पायल की बात सुनकर मेरे दिमाग को एक धक्का सा लगा था। मैंने पूछा, पायल तुम कब से सो रही हो? मैंने पूछा तो उसने बताया कि जब से पापा मुझे हॉस्पिटल छोड़कर गए थे तभी से मैं सो रही हूँ। मैंने अपने पति को शक भरी नज़रों से देखा तो उसने नज़रें चुरा ली थी। मैंने जल्दी से पायल को टटोलती हुई नज़रों से देखा और कहा, पायल तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने पूछा तो मेरी बेटी ने ना में सर हिला दिया। मैं और मेरा पति पायल को लेकर घर आ गए। अगली सुबह मेरे पति ने फिर जिद करनी शुरू कर दी कि चलो आज तुम भी मेरे साथ चलो, पायल को वैक्सीन लगवानी है। मैं आने वाली बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा डरा रहता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मेरी बेटी वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक वह सभी बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। उसे वैक्सीन की ज़रूरत है, वरना बाद में हम क्या करेंगे? पायल हमारी इकलौती औलाद है। भगवान न करे अगर उसे कुछ हो गया तो हम तो कहीं के ना रहेंगे। अपने पति की यह बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। मैं और मेरे पति अस्पताल पहुंचे। वहां एक डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कहा, इस बच्ची को वैक्सीन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो जाकर वैक्सीन लगवा लीजिए। मेरे पति ने मुझे आंखों से इशारा किया और बोले कि चलो वैक्सीन वाले कमरे में चलते हैं। हम दोनों उठकर वैक्सीन वाले कमरे में चले गए। फिर देखा तो मेरा पति इधर उधर नज़र घुमा रहा था जैसे उसे किसी की तलाश हो। मैं अपने पति की एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए थी क्योंकि मुझे उस पर शक होने लगा था। फिर एक डॉक्टर नज़र आया। वह उसके पास जाकर खड़े हो गए। उससे कहने लगे, मेरी बच्ची को इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीन का इंजेक्शन, आप ही लगा दीजिए। यह कहकर उन्होंने पायल को आगे कर दिया। डॉक्टर बोला, मैं इस टाइम बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगाता, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाइए। यह कहकर उस डॉक्टर ने हमें जाने का इशारा कर दिया। मेरे पति ने मुझे और पायल को साथ लिया और बाहर आकर रिसेप्शन पर बैठ जाकर एक आदमी से कुछ कहने लगे। मैं नहीं जानती थी कि वह क्या कह रहे थे। उसके बाद मेरे पति खुशी खुशी हम दोनों के साथ आकर खड़े हो गए। फिर हम लोगों ने एक गाड़ी की और हम घर आ गए। घर जाकर मेरा पति एक कमरे में बंद हो गया। मैं उससे बात करना चाहती थी लेकिन वह मुझसे बात करने से बच रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे मौका ही नहीं देना चाहता था कि मैं उससे कुछ पूछूं, कुछ बात करूं। फिर थोड़ी देर बाद ही पायल को नींद आ गई। पायल बेचारी सुबह की भूखी प्यासी थी, वह सो गई थी तो उसे पता ही नहीं चला और वह दिन भर सोती ही रही। मेरा पति अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर रखा था। मैं बाहर पायल के साथ ही सो गई थी। मैंने अपने पति के साथ बंद दरवाजे को बजाया भी नहीं था। मुझे लगा वह ऐसे ही गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि पति पत्नी में तो कोई राज नहीं होता है। फिर वह दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे थे? मैंने दरवाज़ा बजाया तो नहीं, लेकिन उन्हें हल्की आवाज़ देने लगी। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि सुमित कमरे में फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे हैं। यह बात तो मेरे लिए और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी कि मेरा पति मुझसे छिपकर किसी से बातें करता है।
कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है। मैंने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गुस्से में लग रहे थे। उसकी बातें सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी औरत से बात कर रहा था। उसके बात करने का जो अंदाज था, मुझे इस बात का आइडिया हो गया था कि वह किसी मर्द के साथ बात कर रहा था। मैं भी अंदर से सुकून से हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ। मैंने कहा, पायल सो गई है, अब मुझे भी नींद आ रही है, बहुत देर हो गई है सुमित ने मेरी तरफ देखकर गुस्से से मेरे कपड़ों पर नज़र डाली और बोले, तुम में से बदबू आ रही है। मैं सारा दिन अस्पताल में दवाइयों की बदबू सूंघता रहता हूँ और घर पर आकर भी ये बदबू सूंघने को मिलती है। तुम अपने आप को साफ सुथरा रखा करो। पति की तरफ से इतनी बेइज्जती मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। मैं फौरन वापस अपने कमरे में आई और अच्छे कपड़े निकालकर बाथरूम में नहाने चली गई। मौसम तो सर्दी का था, लेकिन मैंने इन बातों की कोई परवाह नहीं की। सुमित की बातों ने मेरे दिल पर बहुत असर किया। मैं ठंडे पानी से नहा ली थी। पति की बेइज्जती और औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। मैं ठंडे पानी से नहाकर वापस कमरे में आई तो मेरा पति सो चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होने लगा कि मैं तो खुद को हर वक्त साफ सुथरा रखती हूँ, फिर भी मेरा पति यह गिले शिकवे करता है। खैर, मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि मुझे हल्का हल्का बुखार है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। बुखार को मैं रोक तो नहीं सकती थी। शायद ठंडे पानी से नहाने की वजह से मुझे बुखार होने लगा था। मैंने ऐसे ही चादर अपने ऊपर डाली और सो गई। मुझे बहुत जोर की नींद आई थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो काफ़ी समय गुजर चुका था। बुखार में नींद भी ऐसी आई कि समय का पता ही ना चला। मेरी आँख खुली तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि पायल और सुमित घर पर नहीं थे। मैंने तो अपना सर पीट लिया। हे भगवान, यह पायल और उसके पापा कहाँ चले गए हैं। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। पति की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर मुझे फिर से शक होने लगा था। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि वह मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। उसे कम से कम इतना एहसास तो करना चाहिए था कि उसकी पत्नी कमरे में सो रही है और वह फ्लैट का दरवाज़ा ही बंद कर जाए। मैं गुस्से में बैठी हुई थी, लेकिन क्या कर सकती थी। अपने पति पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। मैं भी अपने घर से निकली और इस अस्पताल की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले ही फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे पति की आवाज़ आ रही थी। सुमित ने मुझे सबसे पहले यही सवाल किया, क्या दरवाजे पर कोई आया तो नहीं है। मैंने कहा, जी हाँ, एक आदमी आया है, सफ़ेद रंग का कोट पहने हुए हैं। उसने अपना नाम नहीं बताया। सुमित कहने लगे कि वह डॉक्टर है, हमारी बेटी को वैक्सीन लगाने आया है। तुम ऐसा करना कि उससे कहना वह हमारी बेटी का नाम दर्ज कर ले और डॉक्टर से कह देना हमारी बेटी को वैक्सीन लग चुकी है। फिर मैंने ऐसा ही किया। दरवाज़ा खोला तो सामने वही नौजवान डॉक्टर खड़ा था जिसे हमने कल अस्पताल में देखा था। वह कहने लगा कि आपकी बेटी पायल कहाँ है। मुझे पायल को वैक्सीन लगानी है। मैं इधर से हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था, तभी तुम्हारे पति का कॉल आया। उसने कहा कि सर, अगर आप उधर से आ रहे हैं तो मेरी पायल को वैक्सीन भी लगाते आना। उसके पैर में दर्द है, इसलिए मैं उसे अस्पताल लेकर नहीं आ सकता। मुझे डॉक्टर की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। पायल तो घर पर थी नहीं और फिर उसके पैर में भी दर्द नहीं था, और जब मेरा पति उसे अपने साथ ले गया था तो डॉक्टर को यहाँ भेजने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने पति की कही हुई बात कह दी। मैंने कहा, पायल को वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन आप उसकी एंट्री अपनी डायरी में कर लें। मेरे कहने पर डॉक्टर ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर जब मैंने कहा कल हम अस्पताल से वैक्सीन करवा कर ले आए थे, बस
आप इस नाम से मेरी बेटी का रिकॉर्ड में दर्ज कर लें। तब उसने फाइल में नाम दर्ज कर लिया और मुझे एक रसीद पकड़ा दी। इसका मतलब यह था कि हमारी बेटी को वैक्सीन लग चुकी है। मैं तो उसे एक मामूली बात समझकर हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने मेरे सर पर पहाड़ तोड़ कर रखा था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगी। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो हम तीनों को यहाँ पर जेल हो जाएगी। जो कुछ मैं करूँगा या कहूँगा उसमें सिर्फ मेरा साथ दोगी। अपना दिमाग मत चलाना, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं उसकी बात को कुछ ज़्यादा समझी नहीं थी, पर 1 महीने बाद मेरा पति कहने लगा, हमारी बेटी को एक बीमारी हो गई है। मैंने भी अब अपने पति की बात पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि मेरी बेटी की हालत अब दिन पर दिन खराब होने लगी थी। मेरी बेटी को अब दिन का दिन पेट में दर्द होता जा रहा था। दर्द ऐसा था जो बढ़ता ही जा रहा था। मेरी बेटी की पेट में तकलीफ थी, पेट हल्का सा फूला हुआ था। बेटी को लेकर मैं बहुत परेशान थी। तभी मेरे पति ने कहा कि हम अस्पताल चलते हैं, मैं अपनी बेटी को फिर से चेक कराऊंगा। मुझे तो पहले ही शक था कि मेरी बेटी बीमार है। कुछ ना कुछ बात तो हो गई थी। मैं अपने पति की वजह से खुद परेशान हो गई थी कि सच में वह पायल के बारे में ठीक ही कह रहे थे। वाकई मेरी बेटी बीमार लग रही थी। हम लोग पायल को लेकर अस्पताल चले गए। मेरे पति ने मुझे बाहर ही छोड़ा और कहने लगे, मैं अपनी बेटी को लैब में लेकर जाता हूँ और खुद चेक करवाता हूँ। टेस्ट तो मैं ही करता हूँ। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद अपनी लैब में जाकर टेस्ट करूँगा और फिर देखूँगा कि उसे क्या बीमारी है। मगर उस वक्त मेरी हैरत की हद ना रही जब मेरा पति रोता पीटता लैब से बाहर आया। उसने सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और उन्हें मारते हुए कहने लगा, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। या क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी ना था मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। मैंने सोचा ही नहीं था। उसका शोर सुनकर पूरा अस्पताल जमा हो गया। अस्पताल के मैनेजमेंट वालों के सामने मेरे पति ने ऐलान किया कि बताओ मेरी बेटी के पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि वह उम्मीद से है। यह बात सुनते ही सब लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है सुमित, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अरे गलतफहमी कैसे हो सकती है? मैंने खुद चेक किया है, खुद रिपोर्ट बनाई है। और यह खबर सुनकर मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी कि मैं कुछ सुनने और समझने के लायक ही नहीं बची थी। मेरी 14 साल की मासूम सी बच्ची के साथ ही क्या जुल्म हो रहा है। मैं वहीं पास खड़ी पड़ी कुर्सी पर गिर सी गई थी। फिर वह कहने लगा, यह आदमी जो 2 हफ्ते पहले मेरे घर में मेरी बेटी को वैक्सीन लगाने आया था, उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी घर पर अकेली थी। जब मेरी पत्नी घर आई तो मेरी बेटी की हालत बिगड़ी हुई थी। पायल से तो चला भी नहीं जा रहा था। यह सारा काम इसी डॉक्टर का है। इसने ही यह घटिया और नीच हरकत की है। मेरी बेटी के अकेलेपन का फ़ायदा उठाया है और वैक्सीन का बहाना बनाकर उसे अपनी हवस का निशाना बनाया है। भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो और डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दो। अपने पति की यह झूठी कहानी सुनकर मेरे कान खड़े हुए थे। मेरे पति का यह शोर शराबा सुनकर सब लोग उस डॉक्टर के ऑफिस की तरफ चले गए। वह डॉक्टर अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। उसे जब यह बात पता चली तो वह भी हैरान हो गया था। सबसे पहले तो उस डॉक्टर से पूछा गया कि क्या तुम वैक्सीन लगाने इन लोगों के घर गए थे? उसने कहा कि हाँ, मैं उनके घर गया था, लेकिन उनकी बेटी पायल का वैक्सीन लग चुका था। सब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना गिर भी सकता है। लोग सुमित की बातों पर यकीन कर बैठे थे। कोई भी आदमी अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता है, लेकिन ना जाने क्यों सब लोगों को मेरे पति पर तो विश्वास था, पर मुझे अपने झूठे पति पर विश्वास ना था।
यह जब से मुझे यहाँ लाया था बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था, और अब मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी और अपने घर में होने वाली हर हरकत पर मेरी नज़र थी। मैं जान गई थी कि मेरे पति का इस सब के पीछे कोई मकसद होगा। उसने मुझे पहले ही दिन कहा था कि वह हमें किसी मकसद के लिए यहाँ लाया है और बहुत जल्द अमीर भी हो जाएगा। मैं अपने पति का साथ देने की बजाय उल्टा उसके खिलाफ हो गई और मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने सबको सच बताया कि यह सारी बातें झूठ हैं। मेरे पति ने डॉक्टर के साइन लेने के लिए मुझे कहा था कि वैक्सीन का रिकॉर्ड आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि उसके पीछे मेरे पति की क्या साजिश होगी। मैं सबसे विनती करती हूँ कि मेरी बेटी का एक और टेस्ट करवाया जाए, जिससे पता चले कि जो बात मेरा पति कह रहा है वह सही भी है या नहीं। उस पूरे अस्पताल में लैब का काम मेरा पति ही संभालता था। सब लोगों को उसने काबू में कर रखा था। अब जब लोगों ने सुना कि उसकी खुद की पत्नी उसके खिलाफ है, तो फिर अस्पताल के स्टाफ को मेरे पति पर भी शक हुआ। मैं उन पत्नियों में से नहीं थी जो अपने पति को गलत बात पर उसका साथ देती है। मैंने सुमित की गलती पर पर्दा ना डाला, बल्कि उसके सामने उसका पर्दा पाश किया। जब दोबारा रिपोर्ट आई तो मेरा पति झूठा हो गया और वह डॉक्टर निर्दोष साबित हुआ। पायल उम्मीद से नहीं थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सहम चुकी थी। मैंने उसे सीने से लगाकर उसे तसल्ली दी। वह अभी अपने आप को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। जब मेरे पति को पुलिस के हवाले किया गया तो उसने सारी बात बताई कि उसे पहले से दिन से ही इस डॉक्टर से नफरत थी, क्योंकि इस डॉक्टर ने मेरा बहुत अपमान किया था। एक बार इसने मुझसे एक केमिकल मंगवाया था और वह इसके ऊपर गिर गया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो केमिकल बहुत गर्म था और इसका पैर जल गया था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। उठकर मेरे मुंह पर एक तमाचा मार दिया था। इतने सारे लोगों के सामने मुझे अपना अपमान सहन नहीं हुआ था। मैंने इस समय सोच लिया था कि मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं डॉक्टर को अस्पताल से निकलवाना चाहता था, इसलिए मैं अपनी बेटी को पायल को यहाँ लाया था। मेरे घटिया पति ने अपनी मासूम बेटी का इस्तेमाल किया था। वह पहले ही उसे अस्पताल लेकर जाता, गलत इंजेक्शन लगवाता रहा कि वह उसका इल्ज़ाम उस डॉक्टर पर डाल सके। जब वह डॉक्टर उसके हाथ ना आया तो मेरे पति ने यह तरकीब सोची कि उसने यह घटिया चाल चली कि अपनी बेटी को ही उस डॉक्टर के साथ बदनाम कर दिया। लेकिन मैंने ऐसे कोई काम में अपने पति का साथ नहीं दिया। मेरे पति को 3 साल की जेल भी हो गई थी। उसे अस्पताल की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मेरे पति ने गुस्से में मुझे भी तलाक दे दिया था, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह तो पहले ही दिन से मेरे खिलाफ था। उसे कभी मुझसे या मेरी बेटी से मोहब्बत ही नहीं थी। अगर होती तो मैं शादी के 15 साल तक उसकी मोहब्बत के लिए तरस ना रही होती। मैं और मेरी बेटी एक दूसरे का ही सहारा बने थे। बस अपने काम के लिए ही हमें यहाँ लाया था। किसी दिन वह हम दोनों माँ बेटी की जान भी ले सकता था, या फिर हमें अपने फ़ायदे के लिए हम माँ बेटी को किसी के हाथों बेच भी देता। उसका कोई भरोसा नहीं था। उसने उस डॉक्टर से बदला लेने के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया था, लेकिन मैंने यह सब कुछ नहीं होने दिया था। मैं तलाक लेकर अपनी बेटी के साथ वापस हिंदुस्तान आ गई और वह वहीं जेल में सज़ा काट रहा है। आखिर मैं इतना ही कहूँगी कि इज्जत और दौलत देना तो भगवान के हाथ में है। वह जिसे चाहे दे और जिस इंसान को चाहे ना दे, लेकिन किसी दूसरे के लिए दिल में बदले की आग लेकर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी कहानियाँ मैं आप लोगों के बीच लाती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।